हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम 10th साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया पार्ट 1 को देख लेवे, उसके पश्चात इस वीडियो में पार्ट 2 को देखें। जो भी स्टूडेंट न्यू है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलते हैं हम पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हमने जैसे जाना था कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। याद होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है बायां पक्ष वाला, और ये होता है राइट हैंड साइड, ये होता है दायां पक्ष। ये होते हैं अभिकारक, ये होते हैं अभिकारक, और ये होते हैं उत्पाद। हमने पिछली वीडियो में इनके बारे में जान लिया था कि कोई भी लेफ्ट हैंड साइड वाले में जितने अणु होंगे, परमाणु होंगे, उतने ही अणु और परमाणु हमारे राइट हैंड साइड में होना चाहिए, जिसे हम बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जाना था कि जैसे Zn है, Zn में एक है, Zn का एक है, तो हमने इस साइड देखा कि Zn में यहाँ पे एक है। यहाँ पे देखे हमने कि H2 में 2 परमाणु है, तो H2 में भी यहाँ पे 2 परमाणु है। सल्फर का 1 परमाणु है, तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 परमाणु है सल्फर का। ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, तो यहाँ पे भी 4 है। अतः हमने पिछली वीडियो में यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि यह जो समीकरण है यह संतुलित है। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। आपके एग्जाम में जो समीकरण दिए जाएंगे वो गलत दिए जाएंगे। जो समीकरण आपको दिए जाएंगे वो गलत दिए जाएंगे। उनको आपको बोलेगा कि इसे सही कीजिए, इसको संतुलित कीजिए बोलेगा। जैसे यहाँ पे दिया है Fe प्लस H2O, और यहाँ पे दे दिया है कि Fe3O2 O4 और ये H2। तो इस समीकरण को देखने के पश्चात आप यह देखिए, क्या यह समीकरण संतुलित है? Fe में 1 परमाणु है, Fe का ये 1 अणु है, Fe मतलब आयरन होता है, ठीक है ना। तो परंतु यहाँ देखिए Fe के 3 परमाणु हो गए, ये 3 लिखा है। H2 के 2 हैं, तो राइट हैंड साइड में भी H2 के 2 दिखाई दे रहे हैं, यह भी ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक में ऑक्सीजन 1 है, परंतु देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह जो समीकरण है यह असंतुलित है, इसे हमें संतुलित करना है। इसे संतुलित करने के लिए कुछ चरण होते हैं, इन चरणों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पहला चरण है कि हमें इस प्रकार से बॉक्सिंग कर लेनी है। इसको बॉक्स में जितने भी हमारे अणु है, परमाणु है, आयन है, इनको इस प्रकार से बॉक्स में पैक कर देना है, ठीक है ना। ये पहला चरण है। जैसे Fe को एक बॉक्स में पैक कर दिए, H2O को पैक कर दिए, इस प्रकार से। अब हमें यहाँ इस प्रकार की पैकिंग की जरूरत इसलिए है कि देखिए यहाँ जैसे लिखा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन अभी नहीं करना है। बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन हमको नहीं करना है। संतुलित असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की अब सूची बनाना है हमको। जैसे ये है हमारे तत्व, यह हमारे तत्व है। अब हमारे पास इस समीकरण में हमें तो यह क्लियर होगा कि यह जो समीकरण है यह हमारा असंतुलित है। इस समीकरण में अब कौन कौन से तत्व हमको दिए गए हैं, उन तत्वों के बारे में। जैसे हमारे पास 3 तत्व हैं। पहला है यह Fe को बोलते हैं आयरन, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है H, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, और ये O, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन।
तो अब हमको देखना है अभिकारक। अभिकारक किस साइड होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, यानी बाएं पक्ष में होते हैं अभिकारक। अभिकारक किसको बोलते हैं? हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि अभिकारक वह होते हैं जिसमें दो परमाणु या दो चीजों को मिलाकर, जैसे पानी, नींबू पानी वाले को हमने मिला के नींबू पानी बनाया था, ठीक है ना, पानी और नींबू को मिला के नींबू पानी बनाया था। तो पानी और नींबू क्या हो गया था? अभिकारक हो गया था। और जो उत्पाद लास्ट में हमको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड वाले को उत्पाद बोलेंगे। जैसे ये इस तरफ यहाँ पे ये है उत्पाद हो गया, अभिकारक हो गया, और ये जो बना है यह उत्पाद हो गया। तो हमको यहाँ पे अभिकारक में यहाँ लिखा हुआ है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। तो Fe के कितने परमाणु हैं? 1 है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ देखिए नंबरिंग हमने कर दी, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के यहाँ देखिए कितने हैं? ऑक्सीजन का 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 परमाणु लिख दिया। अब हम चलते हैं उत्पाद की ओर, राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड की ओर देखते हैं कि Fe के देखिए भैया, यहाँ पे Fe के, ये देखिए यहाँ पे Fe लिखा है, ये मैंने राइट का निशान लगाया। Fe के 3 परमाणु है, तो हमने इसको 3 को यहाँ पे ये 3 परमाणु लिख दिया उत्पाद में। ऑक्सीजन, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं, तो हमने यहाँ पे 2 परमाणु लिख दिए। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो हमने यहाँ पे 4 परमाणु लिख दिए। इस प्रकार से हमने इसको असंतुलित जो समीकरण था उसमें कितने परमाणु हैं उनके तत्वों में, उनके तत्वों की सारणी बना लिए। अब हमको यह पता चल गया कि यह जो समीकरण है यह असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। अब हमको इसको संतुलित करना है। हम इसके चरण जान रहे हैं। पहले चरण में हमको क्या करना था? बॉक्स बनाना था। दूसरे चरण में हमको उसके जो तत्व हैं उसके अभिकारक में कितने परमाणु है और उत्पाद में कितने परमाणु है, इनकी संख्या लिखना है, इनकी सूची बनाना है। अब हम तीसरे चरण में यह करेंगे कि इसको देखेंगे कि हम इसको संतुलित कैसे कर सकते हैं। यहां पे देखिए ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं इनको संतुलित करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं कि Fe का 1 है और इस तरफ Fe के 3 है। मतलब हमको यहाँ पे जब हम यहाँ पे ऐसा 3 लिख देंगे तब यह हमारा कंप्लीट होगा कि हाँ इस तरफ Fe के 3 हो गए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दूसरा वाला है, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 हैं, परंतु O का देखिए यहाँ पे 4 है। कितना है? ऑक्सीजन, O को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं। तो हमको ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के 4 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर नहीं लिखा हुआ था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये हमने ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए, इसके ऑक्सीजन के 4 परमाणु करने के लिए यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे अब ये 4 करने से ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, परंतु देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का सिस्टम थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन का अनबैलेंस हो गया। क्यों हो गया? यहाँ पे हमने 4 लिखने की वजह से यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 2 थे, 4 दूनी 8 हो गए। तो इसके हाइड्रोजन के कितने हो गए? 8 हो गए। तो अब इसको हमको कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। इस तरफ ये 4 लगा दिया गया है, यहाँ देखिए। तो इस प्रकार से यह समीकरण जो है यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ये समीकरण जो है हमारा संतुलित हो जाएगा। जैसे देखिए 3 Fe के हो गए 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। ऑक्सीजन का ये 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 एकम 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से यह संतुलित हो गया है। अब हमने देखा अंत में, यहाँ पे हम अंत में आ जाते हैं। इसको और अभी हम अच्छे से समझेंगे कि कैसा कैसे क्या हुआ। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए समीकरण संतुलित हो चुका है, ठीक है ना। ये समीकरण संतुलित हो चुका है। अब हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रथम चरण में Fe दिया था,
प्लस H2O दिया था, Fe आयरन, H2O पानी, इसको मिलाए थे हमने। अब इन अभिकारकों में मिलाए थे, लेफ्ट हैंड साइड में जब मिलाया था तो हमें क्या मिला था, Fe3O4। इसे कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। साथ ही क्या मिला था, H2 मिला था, हाइड्रोजन गैस हमें मिली थी। यह समीकरण जो है यह अभी असंतुलित है और यह हमारे प्रथम चरण में दिया हुआ था। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस्ड समीकरण आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे आप संतुलित कीजिए। तो अभी हमने समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं उसके बारे में देखा था, तो इसको हम पुनः एक बार समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास कितने तत्व हैं और उन तत्वों में क्या क्या दिया हुआ है, कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, उनको देख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं तत्व। हमारे पास तत्व देखना है हमें, तत्व। अब हम लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे और राइट हैंड साइड में देखेंगे। दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अभिकारक। और इसे कहा जाता है उत्पाद। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारे पास तत्व कितने हैं। हमारे पास तत्व हैं, सबसे पहला है Fe आयरन, उसके बाद है H हाइड्रोजन और तीसरा है O जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो अभी हमारा अनबैलेंस समीकरण, असंतुलित समीकरण है। इसमें देखिए यह है लेफ्ट हैंड साइड और यह है राइट हैंड साइड। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि यहाँ पर आयरन के कितने परमाणु हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे एक है। हाइड्रोजन के पास 2 हैं, ये देखिए दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 1 है। अब ये हमने देख लिए कि इसके पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास 1 है। तो हमको यहाँ ये देखना है कि क्या राइट हैंड साइड यानी उत्पाद की ओर भी उतने ही हमें परमाणु प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए। तो Fe के यहाँ पे देखिए 3 मिल गए, ऑक्सीजन के 4 मिल गए, हाइड्रोजन के 2 मिल गए। हमें तो पता है कि यह असंतुलित है, इसे संतुलित करना है। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे हम Fe प्लस H2O से हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद हमको देखना है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 मिला था। अब हमें यहाँ यह देखना है कि Fe के पास 3 है। कितने? Fe के पास कितने परमाणु हैं? 3 हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अभिकारक की ओर और उत्पाद की ओर भी आयरन को बराबर कर पाएं, इसके परमाणु को बराबर कर पाएं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ 3 बन जा 3, तो इस तरफ भी 3 हो गए। ये हमारा आयरन संतुलित हो गया। अब हमें H2O के बारे में सोचना है। सबसे पहले H2O में H के बारे में सोचना है कि यहाँ पे H के कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे तो 2 हैं, चलिए यहाँ पे भी 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यहाँ पे ये संतुलित है। पर यहाँ पे यह देखिए कि ये जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 1 है, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन के पास किस तरफ? उत्पाद की ओर, राइट हैंड साइड की ओर, राइट हैंड साइड की ओर 4 परमाणु हमें ऑक्सीजन के देखने को मिल गए। तो अब हम अभिकारक की ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर ऐसा क्या करें
कि हमें ऑक्सीजन के 4 मिल जाए जिससे हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। तो हम यहाँ पर इस जगह में देखिए ऑक्सीजन के सामने यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने यहाँ पर तो हम 4 नहीं लिखते, हम यहाँ सामने 4 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 4 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 4 1 जा 4, तो ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। परंतु देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पे उत्पाद की ओर है 2 परमाणु है, परंतु अभिकारक की ओर यहाँ पे देखिए 2 लिखा है और यहाँ 4, तो 4 2 जा 8 हो गया। तो हमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सामने यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके सामने 4 लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसके सामने चलिए 4 लिख दिए, तो ये हो गया 4 2 जा 8। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो समीकरण है बैलेंस हो गया है या नहीं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं तत्व में। Fe, इस प्रकार की सारणी बनाए थे ना हमने, इस प्रकार की सारणी बनाना है, उसके बाद में देखना है। तो Fe आयरन का देखना है तो कितने हैं, 3 है अभिकारक की ओर, तो यहाँ पे लिख दिए हमने परमाणु संख्या 3। अब उत्पाद की ओर भी देखना है 3 है या नहीं, तो हाँ 3 है, तो ये बराबर हो गए। हाइड्रोजन में देखिए अभिकारक की ओर 8 है तो 8 लिख दीजिए, उत्पाद की ओर भी 8 हो चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पर भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन को देखिए 4 है ऑक्सीजन के परमाणु, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, बराबर है। तो इस प्रकार से हमको समीकरण जो है हमें संतुलित करना है। आशा करते हैं अब आपके समझ आ गया होगा। यह चरण है इस प्रकार से। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। दोनों ओर के जो तत्व होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ओर के जो तत्व होते हैं, दोनों ओर के जो परमाणु की संख्या जब बराबर है, अतः समीकरण जो है हमारा संतुलित हो गया। देखिए यहाँ पे ये हाइड में कर दे रहा हूं, यहाँ पे संतुलित हो गया समीकरण। यह समीकरण देखिए संतुलित हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समीकरण 1.9 में दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो गई है, अतः समीकरण अब कैसा है, संतुलित हो चुका है। पहले असंतुलित था, अब हमने उसको क्या कर दिए, संतुलित कर दिए। दोनों ओर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तत्वों के परमाणुओं को हमने बराबर कर दिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये आपके ऑप्शन में भी पूछ सकता है, जैसे जो परीक्षा में ऑप्शन होते हैं ना, विकल्प होते हैं, उनमें भी पूछ सकता है कि इसको याद रखिएगा, हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है यह विधि, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आपको यह संतुलित करने की व्यवस्था समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा चरण 7 है, अभी तक हमने संतुलित किया कि कैसे संतुलित करते हैं। अब चरण 7 में क्या करते हैं, चरण 7वां नंबर जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। इसका हेडिंग है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब भौतिक अवस्था के संकेत लिखने का क्या तात्पर्य, भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। भौतिक अवस्था हमारी होती है ठोस, ठोस होती है, दूसरा होता है द्रव होता है, तीसरा होता है गैस होता है। तो यहाँ पे भौतिक अवस्था का क्या लिखना है, हमको संकेत लिखना है। कहने का मतलब यह है कि कौन सा तत्व ठोस है, उसके सामने हम ठोस लिखेंगे। ठोस को सॉलिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। इसलिए इसका साइन क्या होगा, संकेत क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एस होगा। द्रव को लिक्विड बोलते हैं, इसलिए इसका साइन क्या होगा, एल होगा। क्या होगा, एल होगा। गैस, गैस को जी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हमको यह प्रदर्शित करना है सूत्र में। ये देखिए जैसे यहाँ पे Fe आयरन क्या है, ठोस है, लोहा, तो इसको एस यहाँ पे लिखा हुआ है। यह H2O, H2O मतलब पानी, ठीक है ना, पानी। और यहाँ पे हाँ पानी, ये पानी जो है गैसीय अवस्था में, कैसा, गैसीय अवस्था में, इसलिए गैसीय अवस्था में इसको लिखा गया है, जी लिखा हुआ है गैसीय। अब देखिए जैसे
पानी के 3 रूप होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, पानी के 3 होते हैं। अगर हमने बर्फ का यूज किया है हमारे समीकरण में, क्या किया है, बर्फ का अगर यूज किया है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, सॉलिड H2O, S का साइन लगाएंगे। अगर हमने द्रव वाला यूज किया है, पानी वाला, तो हम उसके सामने क्या लगाएंगे, लिक्विड वाला L का साइन लगाएंगे, L का संकेत लिखेंगे। अगर हमने गैस वाला, भाप के रूप में H2O वाला यूज किया है, भाप जो वायुमंडल में उड़ जाती है, तब हम गैस, तो यहाँ पे हमने भाप का उपयोग किया है, इसलिए यहाँ पे G यानी गैस का उपयोग किया है। तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बना, सॉलिड बना, इसलिए यहाँ पे सॉलिड S यानी ठोस का संकेत लिखा गया है। यहाँ पे जो हमारा H2 जो गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गई, तो यहाँ पे गैस G का साइन बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप संतुलित समीकरण में सावधानी पूर्वक भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिख सकते हैं कि कौन सा पदार्थ आपने यूज किया है, उसके सामने उसकी अवस्था का संकेत लिखना है। आशा करते हैं यह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सभी स्टूडेंट नोट्स लेकर बैठिए, अपनी कॉपी अपने हाथ में, एक पेन रख लीजिए और जो जो आपको लगता है उसको कॉपी में उतारते रहिए, लिखते रहिए, इससे आपको आगे सुविधा होगी। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम जानते हैं कि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनके कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने पिछले बार बताया था, कुछ में कुछ अभिक्रियाओं में होगी, मतलब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो गर्माहट होती है, उनको छूने से गर्म लगता है, जैसे चित्र में अभी हम जानते हैं इसके बारे में। कुछ में गैस निकलेगी, कुछ में यानी अलग अलग क्रियाएं होते रहेंगी। तो इसी प्रकार से कि ये यहाँ पे हमको जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कौन कौन से प्रकार होंगे। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। आपने कक्षा 9वीं में अध्ययन किया है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व यानी तत्व कौन कौन से हो गए, जैसे तत्व अभी हमने पढ़े, जैसे ये Fe ये तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है ना। तो किसी तत्व के परमाणु अणु, देखिए एक चीज और, अगर जिन बच्चों को परमाणु अणु में अंतर समझ नहीं आ रहा है तो उनका बता देता हूँ। सबसे छोटा होता है परमाणु, ठीक है ना, परमाणु। अब परमाणु कौन कौन से हो गए, जैसे सिंगल ये H है, ये हाइड्रोजन है, ये एक परमाणु, ये ऑक्सीजन है, ये एक परमाणु। तो जब यह मिल जाते हैं, जब ढेर सारे परमाणु मिलेंगे ऐसी इसी प्रकार से, तो परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। क्या होता है, अणु का निर्माण होता है, और अणुओं के मिलने से पदार्थ बनता है, ठीक है ना। अणु मतलब जैसे H2O हो गया पानी, ठीक है। अब इसमें हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2 हैं, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो 1 है, इस प्रकार से। तो ये आपके समझ आ गया होगा, इनको बोलते हैं तत्व बोलते हैं, ठीक है ना, इनको तत्व बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम कहाँ थे, परमाणु के दूसरे तत्वों के परमाणु में नहीं बदलता। फिर से पढ़ लेते हैं, रासायनिक क्रिया के समय एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से, जो भी हम बना रहे हैं उससे बाहर जाएगा, और ना ही बाहर से मिश्रण में आएगा। वास्तव में किसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो परमाणु के बीच जो बंध होते हैं वो हम अध्याय 3 और अध्याय 4 में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। अब ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जैसे जानते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे चित्र बना हुआ है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप को एक्टिविटी बोलते हैं। हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इस संयोजन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया में सबसे पहले एक ये बीकर हो गया, बीकर लिए हैं हमने, इसमें थोड़ा सा जल भर दिए हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, बिना बुझा हुआ चूना। ध्यान रखिएगा, मेरे वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ देखिए ये है
कैल्शियम ऑक्साइड, ये नीचे सूत्र है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे CaO। अब देखिए इसके सामने अभी हमने पढ़ा है S लिखा है, S लिखा है मतलब सॉलिड है। ये कैसा है? सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। अब यहाँ पे H2O है, L लिखा है, L मतलब लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में है, हमने इसका द्रव अवस्था का रूप लिया हुआ है। तो ये यहाँ पे देखिए बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसका सूत्र होता है बिना बुझा हुआ चूना। हमने लिया है बिना बुझा हुआ चूना CaO ठोस वाला, जो जैसे आप जो बाजार से खरीद के लेके आते हैं ना कि एक चूने के वो मंडला चूना वगैरह वो लेके आते हैं और पानी में मिलाते हैं, तो हम पोताई के लिए जो चूना बनाते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं, वही अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। तो हमने पानी ले लिया और बिना बुझा हुआ ठोस वाला चूना मिला दिया। यहाँ पे देखिए पानी लिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना मिला दिए। तो यहाँ पे क्या होगा? बुझा हुआ चूना मिलेगा, इसका सूत्र होता है CaOH2, ठीक है ना। ये क्या मिलेगा हमको? बुझा हुआ चूना मिलेगा। और यहाँ क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी, ताप निकलेगा। तो इसको महसूस करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये हाथ लगाया हुआ है इनने, तो ये हाथ जब लगाएंगे तो ऊष्मा हमको ऐसा लगेगा कि वो गर्म हो गया। तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण करते हैं। तो यह एक संयोजन प्रकार की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद यानी दो चीज मिलके जब एक उत्पाद बनाएंगे, दो चीज जब मिलके एक उत्पाद बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह परिभाषा आप याद रखिएगा, इसे भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने दो चीज लिया था, कौन कौन सी? बुझा हुआ चूना लिया था जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और पानी में मिलाया था, दो चीज ले लिए। सरल है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि इस अभिक्रिया में जब हम कोई भी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब जो हम मिला रहे हैं, जिनको अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। जब दो चीज मिलेंगी तो संयोजन जब दो चीजों का होगा और एक एकल उत्पाद होगा। जैसे ये पहली चीज है, इसको ये दूसरी चीज है, और इनसे मिलके एक ही चीज बनेगी। यहाँ पे एक ही चीज बना था, क्या बना था? बुझा हुआ चूना बना था और उष्मा निकल गई बाहर, ठीक है ना, एक ही चीज बना, तो इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब जैसे दूसरा उदाहरण है एक और संयोजन अभिक्रिया का, इसमें क्या निकली है? हमको उष्मा निकली है, ताप निकला है, ठीक है, हमने उसको टच करके देखा। अब दूसरा उदाहरण है कोयले का दहन। कोयला जानते हैं सब, कोयले का जब दहन यानी जलाना, जब हम कोयले को जलाएंगे, ये कार्बन है, ये S लिखा है, इसका बताइए क्या मतलब होगा? अब तो आप समझ चुके होंगे, S मतलब सॉलिड, कार्बन ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन O2, यह कैसा है? गैसीय अवस्था में। G लिखा है मतलब गैसीय अवस्था में। तो जब हमने इसको दोनों को मिलाए, कोयले और ऑक्सीजन को, तो क्या मिल गई हमको? कौन सी गैस मिल गई? CO2। यहाँ पे गैस लिखा है, G लिखा है, मतलब यह कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे हमारी संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? हमारा संयोजन अभिक्रिया का जो परिभाषा थी वह यह है कि जो भी अभिक्रिया होगी उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पे दो उत्पाद हैं, दो अभिकारक हैं, कौन कौन से? कोयला और ऑक्सीजन। इसमें जब ये मिले तो हमको एक ही उत्पाद मिला, यहाँ पे एक ही उत्पाद मिला, क्या मिला? CO2 गैस मिली, ठीक है ना, CO2 गैस मिल गई। तो यह सिद्ध होता है कि यह हमारी संयोजन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे एक और परिभाषा इसकी दी हुई है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। सरल भाषा में यह कह सकते हैं कि जब दो या दो से, वही बातें सब लिखी हुई है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे तत्व या यौगिक संयोग करके मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। तो इस
अभिक्रिया में हमने यह जाना कि ऊपर वाली जो चूने वाली थी, बिना बुझा हुआ चूना और पानी मिलाए थे जो ये वाला, और हमको ऊष्मा मिली थी, यानी ऊष्मा हमारी उत्सर्जित हुई थी। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा निकलेगी, उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। एक ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया होती है जहां पे ऊष्मा का शोषण हो जाता है, ठीक है ना, और जहां उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ लिख देता हूं मैं, उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। चलिए दोनों में हम अंतर समझा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी में क्या होगा? ऊष्मा शोषी में होगा ऊष्मा का शोषण हो जाएगा, ऊष्मा को वो निकलने नहीं देगी। और ऊष्मा क्षेपी में क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी। तो यहीं पे वही परिभाषा दी है कि जब अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या उत्पन्न होगी तो अभिक्रिया होगा, जो मिश्रण होगा वो गर्म हो जाता है। इन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कभी एग्जाम में आपको दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि जहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा उसे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, तो आप लोग बताएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार देखा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व सहयोग करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।